मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। आज मैं हपटित भाग में आधारित एकांकी सू की ढाली पढ़ा रही हूँ। तो सू की ढाली के एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अशक जी। तो उपेंद्रनाथ अशक जी का थोड़ा परिचय लेंगे तो उनका जन्म हुआ है 1910 में पंजाब के जलंधर शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार डॉक्टर उपेंद्रनाथ अशक जी यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले हैं। अशक जी के जीवन में जो भी उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में देखे हैं, उस यथार्थवाद की ठोस अनुभूति एवं मानसिक भावों को सूक्ष्म विश्लेषण करके अपने साहित्य में लिखे गए हैं। तो इन साहित्यिक क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए उपेंद्रनाथ जी को एक सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। उनका योगदान महत्वपूर्ण है साहित्यिक क्षेत्र के लिए। ऐसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं हर क्षेत्र में, यानी साहित्य के हर विधाओं में उन्होंने अपना योगदान दिए हैं। एकांकी में, उपन्यास में, संस्मरण में, समालोचन में, ऐसे कई साहित्य के गतिविधियों में उन्होंने अपना लेखन कार्य देकर योगदान निभाए है। तो उनके रचनाओं में देखेंगे तो एकांकी संग्रह में देखेंगे तो देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाये, पक्का गाना, साहब को जुकाम है। तो उपन्यास में देखेंगे तो सितारों के खेल, गिरती दीवारें, घरमरा, निमिषा। तो उपेंद्रनाथ अशक जी एकांकी जो लिखे है सू की ढाली। तो सू की ढाली में बच्चों एक सम्मिलित परिवार का चित्रण मिलते हैं। तो सम्मिलित परिवार का चित्रण ही सू की ढाली है। सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष की भांति है। तो मैंने यहाँ आपको यहाँ चित्र लिख चुकी हूँ कि ये वटवृक्ष है। तो ये परिवार जो है वटवृक्ष की भांति हरी भरी के समान जीवित है। तो ये वटवृक्ष या ये सम्मिलित परिवार व्यक्ति, समाज, परिवार में व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक दशाओं को चित्रण करते हुए जाते हैं। तो आज मनुष्य जितना उन्हें स्वतंत्रता दी है उसे अराजकता में बदलता हुआ ऐसे हमारे समाज को, हमारे संसार को ऐसा नष्ट भ्रष्ट करता जा रहा है। तो आज ये सम्मिलित परिवार जो है ऐसा समाज में, ऐसा देश में एक ऐसा निर्माण करता जा रहा है। अगर ये परिवार सम्मिलित परिवार होगा तो पूरा देश सम्मिलित देश होगा, चाहे हो विभिन्न भाषा हो, चाहे हो विभिन्न धर्म। तो हर एक भाषा के, हर एक धर्म वाले जुड़कर रहना सीखेंगे। तो इसी आधार पर एक सम्मिलित परिवार से राष्ट्र का, समाज का निर्माण कैसे बन सकता है, इसी को आधार बनाकर लिखे गए एकांकी ही सू की ढाली माने जाते हैं। तो उपेंद्रनाथ अशक जी यथार्थवाद चित्रण आज हर घर संसार में होने वाले एक पारिवारिक चित्रण हमें मिलता है। हर एक नए जो वर हो या वधू शादी करके आ जाएंगे तो उस घर को बांटना चाहेंगे, यानी सम्मिलित परिवार को छोटे छोटे परिवार में बदलना चाहते हैं। तो छोटे छोटे परिवार में बदलने वाले का मानसिक दशा कैसी होगी, क्यों ऐसा करने वाले हैं। लेकिन एक उस घर परिवार का एक मुखिया एक ऐसा समर्थ हो, ऐसा मजबूत बने, खड़ा होकर उस संसार को यानी उस परिवार को सुरक्षित बना के रखेगा। तो ऐसे सम्मिलित परिवार कभी भी छोटे छोटे परिवार में नहीं बदलता। तो इसी आधारित कहानी को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सू की ढाली एक वटवृक्ष की भांति खड़ी है। तो सू की ढाली में परिवार है दादा मूलराज का परिवार। तो दादा 72 साल के हैं। दादा मूलराज के
3 बेटे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। तो बच्चों समझते जाइए, ये परिवार एक वट वृक्ष की भांति है। ये वट वृक्ष कोई और नहीं है, दादा मूलराज की भांति खड़े हैं। तो ये इस परिवार में हर ढालियां एक एक सदस्य माने जाते हैं। तो उनमें से दादा के 3 बेटे को देख रहे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटा बेटा। तो बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि 1914 में जो पहला महायुद्ध हुआ उसमें भाग लिया था और उस महायुद्ध में वो शहीद हो चुका है। तो सरकार द्वारा उस बेटे के प्रति 1 मुरब्बा जमीन मिलता है। तो दादा मूलराज ने अपने दूरदर्शिता, सूक्ष्मता और उनके बुद्धि शक्ति से उन्होंने 1 मुरब्बा जमीन को उन्होंने 10 मुरब्बा जमीन पे बदल दिया जाता है। तो 10 मुरब्बा जमीन को केवल जमीन में ही नहीं बदलना, बल्कि वहाँ एक फार्म हाउस, एक फार्म बनाया, चीनी का कारखाना बनाया और डेयरी बनाया। तो ये अब दादा के जो बाकी 2 बेटे हैं, मंझला बेटा करमचंद है और छोटा बेटा का नाम यहाँ कहीं भी संबोधित नहीं हुआ है। तो मंझला बेटा और छोटा बेटा और बाकी घर के सदस्यों को लेकर इस संसार को, इस यानी उन्होंने जो बनाए हैं पूरा अपने सरकार द्वारा मिले 1 मुरब्बा जमीन को लेकर 10 मुरब्बा के साथ साथ अपने परिवार को समक्ष और समर्थ बनाया गया है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो बड़ा बेटा का यानी पत्नी है बड़ी भाभी और उसकी बहू है बड़ी बहू, और मंझला बेटा का पत्नी जो है मंझली भाभी और उसकी बहू है मांझली भाभी। तीसरा जो है छोटा बेटा के पत्नी जो है छोटी भाभी और छोटी बहू होती है। तो छोटी बहू का नाम ही बेला है। तो छोटी भाभी को 2 यानी 1 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्र का नाम है परेश और पुत्री का नाम है इंदु। तो परेश अब नायब तहसीलदार है। तो दादा ने अब तक उन्होंने जमीन जायदाद जो भी बनाया है उससे बढ़कर अपने पोता जो है इतना पढ़ा लिख कर एक पूरे तालुक में नायब तहसीलदार बना है, वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रतिष्ठा माने जाते हैं। तो उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य पोता ने किया है, इसलिए वो पोते के प्रति गर्व महसूस करते हैं। तो दूसरी बात जो है, परेश का शादी हो चुका है। तो छोटी बहू है बेला। तो बेला जो है ग्रेजुएट है और सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है। तो इसी कारण दादा पूरे तालुक में और पूरे अपने वातावरण में, पूरे समाज में अपने परिवार को ऐसा प्रतिष्ठा यानी परिवार की प्रतिष्ठा को देखकर हमेशा वो गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपना कर्मयोगी से, अपने दूरदर्शिता से जो भी उन्होंने जायदाद बनाया है, उन सब से बढ़कर सुशिक्षित परिवार जो माने जाते हैं वो उसे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसलिए इस परिवार के सदस्यों के साथ कहानी का शुरुआत में हम लोग देखेंगे तो कहानी के पूर्व में ये परिवार यानी परेश यानी पोते का शादी होने के पहले ये घर परिवार एक तालाब जैसा था। तो निर्मल तालाब में जिस तरह पानी स्थित रहता है, वैसे ही इस परिवार में संतोष, खुशी हमेशा रहता था। लेकिन अब बेला शादी होकर अब इस घर में पधारे है तो इस घर में तालाब में हीन ढालने जैसी हो चुका है, यानी स्थित पानी में हीन
टीन ढालने से पानी जिस तरह विचलित हो जाता है, इस घर परिवार में एक ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा वातावरण का निर्माण हो चुका है, इस घर परिवार में अशांति बढ़ चुका है। कारण क्या है? कारण इतना ही है, बेला एक पढ़ी लिखी है और इकलौती बेटी थी। जिस परिवार में पली थी उसके लिए यानी अपने भावनाओं को बांटने के लिए या विनिमय करने के लिए उनके साथ कोई और नहीं रहता था। तो यहाँ ऐसे परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में पली ये लड़की इस गरीब परिवार में आने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी मनोदशा कैसी होती है, उसकी मनोदशा की स्थिति को कैसे उपेंद्रनाथ अशोक जी चित्रित करते हैं। देखिए, तो सू की ढाली का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, अब तक मैंने इस परिवार के सदस्य के साथ साथ इस पूरे वटवृक्ष में हरी भरी सा ढालियां देखे थे। उस ढाली में एक ऐसा सूखी ढाली कौन सा हुआ? तो सूखी ढाली बेला को हम लोग मानना चाहिए, क्योंकि बेला सूखी ढाली नहीं थी, क्योंकि उनकी मनोदशा ही ऐसी थी कि घर परिवार के सदस्यों के साथ वो मिलने की जुलने की पीछे हटती थी, ताकि हमेशा वो जो भी कहती थी समझने वाले कुछ और ही समझते थे और बेला घर परिवार के सदस्यों को कुछ और ही मानती थी। तो भावनाओं में जो बिल्कुल विभिन्नता होने के कारण, भावनाओं में यानी दूसरे भावनाएं होने के कारण, जो समझने के लिए जो भावनाएं उनको न समझने के कारण ऐसे परिस्थिति में आ गए थे जो एक दूसरे को ना समझ पा रहे थे। घर वाले बेला को समझते थे ये पढ़ी लिखी है तो हमारे साथ ये कैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो बेला समझती थी मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, इतने यानी सुशिक्षित और ऐसे परिवार में पली हूँ, इन लोगों के साथ मैं कैसे व्यवहार कर सकती हूँ। तो दोनों के मनोदशा यानी घर परिवार वालों की दशा और बेला की दशा में इतना विभिन्नता थी कि दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन इस परिवार के घर वाले सदस्य जो है बेला को इस वटवृक्ष से अलग रखना चाहिए, इस परिवार से अलग रखना चाहिए। तब बेला सोचती थी इस परिवार में वो कभी भी परिवार से मिलजुल कर रहना चाहती थी, लेकिन परिवार से अलग नहीं चाहती थी। लेकिन उनके मनोदृष्टि में यह विषय था कि मुझे ये लोग क्यों नहीं समझते। तो उनका यानी बेला की समस्या था उन्हें पढ़ने के लिए समय नहीं देते थे, हमेशा दबाव के साथ उसे रहना पड़ता था, क्योंकि सबसे छोटी थी बेला, सब बड़े थे, जो भी सब बड़े लोग जो भी कहेंगे उसे मानकर उसे करना पड़ता था। लेकिन दबकर जीवन बिताना बेला के लिए बिल्कुल नहीं होता था। तो ऐसे संदर्भ में बेला भी उन लोगों के सामने कभी नहीं झुकना चाहती थी। लेकिन उसे पता चला मुझसे जो भी यानी मुझ में जो शिक्षा जो है, लेकिन वो शिक्षा से बढ़कर इन लोगों के साथ भावनाओं को समझना भी जरूरी है। लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी ही भावनाएं होते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर लोगों की अपनी ही भावनाएं होते हैं। लेकिन उन भावनाओं को हम कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो भावनाओं को हमें समझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए, उससे दिल को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बेला को जब ये बात समझ में आ जाता है, तब इस घर परिवार के सामने, सदस्यों के सामने झुककर उनके भावनाओं के साथ, उन लोगों के साथ वो भी मिलजुल कर रहना सीखती है। तब दादा यानी उसकी दादा जो है, दादा को यह बात कहती है कि अगर दादा आप इस घर परिवार से एक भी ढाली अलग होना नहीं चाहते, लेकिन अगर एक ढाली इस पेड़ से सूख कर सूखी ढाली होकर गिर जाए तो चाहेंगे क्या? तो मेरा परिस्थिति वैसा ही है, अगर आप लोग मुझे इस घर परिवार से बाहर रखेंगे, तो अलग करके रखेंगे, तो मैं सूखी ढाली हो जाऊंगी और सूखी ढाली बनकर इस पेड़ से गिर जाऊंगी।
तो ऐसी स्थिति का निर्माण कभी भी नहीं करिए। तो इस बातों से दादा समझ लेते हैं कि तो बेला भी इस घर परिवार के एक हरी भरी ढाली है, तो उसे जुड़कर रहना होगा। कभी भी सूखी ढाली के रूप में उसे ना देखकर उसे भी हरी भरी ढाली के रूप में इस वटवृक्ष में रखना जरूरी होगा। इसी आधार पर हम लोग इस कहानी यानी एकांकी माने एक अंक वाला नाटक होता है, एक छोटा सा नाटक है, ड्रामा है। तो इस ड्रामा का पहला दृश्य पढ़ने जा रही है। बच्चों पेज नंबर देखिए 135 सॉरी। तो 135 में देखिए पेज नंबर 135। तो पहला दृश्य है, पहला दृश्य का शुरुआत मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति हटल खड़े है, जिसकी लंबी लंबी ढालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही है। तो कहानी का शुरुआत एक वटवृक्ष के भांति खड़े हुए दादा हैं। तो इस कुटुंब को, समस्त कुटुंब को दादा एक वटवृक्ष की भांति हटल खड़े होकर संभाल रहे हैं। चाहे हो आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो वटवृक्ष का जड़ इतना मजबूत है कि कभी भी वो तूफान से या आंधी से गिरने नहीं देते। तो वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की बेहतर सर्दियों देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी धाड़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हो। तो 72 साल के मूलराज जो है वटवृक्ष यानी बैनियन ट्री खा जाते हैं, तो उसका जड़ जो है इतना लंबा लंबा सा होता है, वो डाली जमीन तक धरती को छू लेते हैं। तो दादा के जो दाढ़ी जो है इतना लंबा लंबा हो चुका है, वो नाभि को छूकर धरती को छूने तक प्रण किए गए हैं और कह रहे हैं इस वटवृक्ष को यानी इस समस्त कुटुंब को मैं कभी भी आंधी हो या तूफान हो उसे टूटने नहीं दूंगा। तो इस तरह अटल होकर एक वटवृक्ष की भांति दादाजी खड़े हुए हैं। तो दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की हो से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। तो इस वटवृक्ष के 3 बेटे मैं समझा चुकी हूँ और पोता है परेश, वो अब नायब तहसीलदार है, अभी इसी कस्बे का तहसीलदार बनकर आ चुका है। तो उनके छोटे पोते परेश नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू। तो
पोता का स्त्रीलिंग रूप होता है पतोहू। तो पतोहू कौन है? बेला है। तो बेला लाहौर की लड़की है और सुशिक्षित है। अपने में दो महत्वपूर्ण उनके लिए दो बातें होते हैं। तो पहली सी, सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है। दादा की जो दो बातें हैं, जो सुशिक्षित लड़की को अपने बहू बनाकर लाए हुए हैं और अपने पोता नायब तहसीलदार बन चुके हैं, तो ये दो बातें उनके आदर, गौरव, सम्मान जो है बढ़ने का प्रमुख कारण बन चुका है। तो किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। तो दो बातें महत्वपूर्ण है कि उनका आदर, सम्मान, गौरव बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी बात जो है एक संकट का विषय है। उनकी तीनों बहुएं, जैसे कि मैंने यहाँ समझा चुकी हूँ, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी। तो तीनों भाभी यहाँ समझा जा रही है। उनकी तीनों बहुएं सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु से ही सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। तो अब छोटी भाभी की दो यानी एक पुत्र और एक पुत्री है। तो एक पुत्री हिंदू है, दूसरा परेश की शादी बेला से हो चुका है। यहाँ हिंदू प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर चुकी है और इस घर में हिंदू मानती है सबसे पढ़ी लिखी। तो इसी के कारण सब घर परिवार वाले यही समझते हैं कि ये पढ़ी लिखी समझदार है। तो घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आने से, यानी छोटी पतोहू माने बेला आने से एक कुटुंब एक तालाब जैसा था। तो ये तालाब स्थित पानी जैसा था, लेकिन अब बेला एक ईंट के समान गिरने के कारण पानी में एक ऐसा विचलित रूप आ चुका है, यानी ऐसा एक संकट आ चुका है कि दादा इसका सामना भी करना चाहिए। तो दादा के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक परेश नायब तहसीलदार है, दूसरी बात इस घर में एक ग्रेजुएट सुशिक्षित परिवार से बहू बनकर आ चुकी है। लेकिन इसके बीचों बीच एक संकट ये है, तो बेला इस घर परिवार एक तालाब जैसा था, इस तालाब में ईंट बनकर यहाँ आ चुकी है। तो कहानी का शुरुआत, इस कहानी में एक नौकरानी है, रजवा। तो बेला इस घर परिवार में जैसी ही आती है, तो ये पूरा परिवार पुरातन जमाने के है, ऐसा पुराने जमाने का। तो ये यहाँ के लोग भी दकियानूसी वाले हैं, यानी पुराने ख्याल वाले लोग थे। तो ये सब उसे पसंद नहीं आया। जैसे ही आते ही इस घर में रहे एक पुरानी नौकरानी जो है रजवा यानी मिश्रानी को घर से निकालना चाहती है। तो इसी के साथ कहानी का शुरुआत होते हैं। देखिए, अब रंगमंच है, तो मंच में पर्दा गिरता जा रहा है, यानी पर्दा हटाए जा रही है। पर्दा खुलने के बाद आपको घर कैसा है उस वातावरण के बारे में आपको बताई जा रही है। तो जैसे ही बरामदा घर की स्त्रियों का रांदेव यानी वरांडा है, तो आंगन कहा जाते हैं। तो दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां धूप लेती है तो आंगन में कभी चरखे काटते हुए दिखते हैं, कभी गप्पे उड़ाते हुए दिखते हैं, कभी लड़ती झगड़ती हुए दिखते हैं। कुछ ना हो तो अगर ये सब काम नहीं है तो स्नाना घर में कपड़े धोए हुए दिखते हैं।
तो यह स्नानागार जो है बाहर के आहते में है, यानी घर के अंदर दाई दीवार के कोनों में दरवाजा है, वहां आपको ये स्नानागार दिखता है। उसके बाद रसोई दिखता है। तो रसोई में दोपहर का काम पूरा, यानी भोजन पूरा बनाए हुए हैं। तो ये काम समाप्त होने के बाद 2-4 स्त्रियां जो है रोज यहाँ कपड़े धोया करते थे, तो वैसे ही कपड़े धोया करती है। निरंतर धप धप ध्वनि सुनाई देते हैं। तो सामने दीवार के बाह्य कोने में छोटी सी गैलरी है, जिनमें आमने सामने, यानी अंदर जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे तो दाएं और बाएं ओर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ मंझले बहू और बड़ी बहू के कमरे मिलते हैं। उनकी जो कमरे की खिड़कियां जो है बरामदे में खुला हुआ है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के कमरे मिलते हैं। छोटी भाभी के कमरे में, यानी हिंदू की माँ है, छोटी बहू यानी बेला की सास जो है, तो उनके कमरे मिलते हैं। ऊपर उसी भाई और अगर हम लोग जाएंगे तो बाई दीवार में सीढ़ियां बनी हुई है, वहाँ बेला के कमरे मिलते हैं। तो बेला का कमरा जो है वहाँ ऊपर होता है, वहाँ दिख पड़ता है। तो सामने की दीवार के साथ इस तरह गैलरी के अंदर हम लोग पहुंचेंगे तो बैठने के लिए 2 तख्त बिछाए हुए हैं, 4 पाइयां हैं और पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी आपको दिखता है। तो शायद बड़ी जो आराम कुर्सी है उस पर दादाजी बैठने वाले हो, उस कुर्सी पर कोई अन्य ना बैठता हो। यानी ऐसे पुराने ज़माने के फर्नीचर्स जो है इस घर में हमें दिखाई पड़ता है, और घर परिवार का जो वातावरण और उस घर परिवार का स्थान को यहाँ संबोधित कर चुके हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या है उसका पता आपको दे चुके हैं। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अब तक दोपहर नहीं हुआ है। बरामदे में अपेक्षाकृत निशब्दता है, केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। तो शुरुआत में हमें रंगमंच पर हिंदू आती हुई दिखती है। हिंदू इतना गुस्सा कर रही है, इतनी बिफरी हुई है, ऐसी आ रही है, और उसके साथ बड़ी बहू भी है। तो उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। तो बिफरी का मतलब है बच्चों क्रोध या गुस्सा। तो इतना गुस्सा कर रही है इंदु, किसके लिए कर रही है, किसके वास्ते वो गुस्सा इतना कर रही है पता नहीं है। तो चलिए रंगमंच पर 2 व्यक्तियों का सम्मान मिलते हैं। पहला व्यक्ति है बड़ी बहू। बड़ी बहू इंदु से पूछ रही है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कहा दिया छोटी बहू ने। तो बड़ी बहू इंदु से पूछ रही है। तो इंदु के कंधों पर हाथ रखती हुई पूछ रही है, क्या हुआ, क्या हुआ, आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बताओ। तब भी इंदु मौन चुप है, ना ही कुछ बोल रही है। बड़ी बहू क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो। फिर बड़ी बहू पूछ रही है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, आखिर छोटी बहू ने क्या कहा, बताओ। इंदु और हिंट मारती, यानी पहले मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ और क्यों हिंट मार के और मेरी गुस्सा को बढ़ा रही हो, बस तो करो। बड़ी बहू कुछ कहो भी। इंदु मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं।
इंदु अपनी भाभी यानी इस घर की छोटी बहू जो है बेला के बारे में बता रही है। बेला क्या कर रही है? बेला यह बता रही है मेरे मायके में ऐसा है वैसा है, यह इस घर में कुछ भी नहीं है। तो मायके की इतना तारीफ कर रही है, ये सहन इंदु को नहीं हो रहा है। तो ये सहन ना होने के कारण और बेला क्या बताई है, देखिए, हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। तो बेला मानती है इस घर परिवार वाले मूर्ख है, गंवार है और असभ्य है। तो बड़ी बहू क्या, यानी आश्चर्य हो रहा है, बेला ऐसा भी कह सकती है क्या? छोटी बहू है, सबसे छोटी है और अभी अभी इस घर परिवार में नई है और इस घर परिवार वालों को ऐसा कह सकती है क्या? तो ऐसा धैर्य कैसे हुआ उनको? तो आश्चर्य है। इंदु बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ बच्चों, इस घर परिवार के एक नौकरानी है रजवा, उसे मिश्रानी भी कहा जाते हैं। तो मिश्रानी रो रही है। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। इंदु बड़ी बहू को बता रही है, बड़ी बहू जी सुनिए, बेला केवल इतना ही नहीं बताती, अपने मायके के तारीफ ही नहीं करती और हमें मूर्ख, असभ्य यह भी नहीं कहती। इससे बढ़कर ये कारण है कि मिश्रानी को, हमारे घर की नौकरानी को काम से हटा दिया है। तो ये विचार पता चलते ही क्या करेंगे, देखिए, बड़ी बहू आश्चर्य से पूछ रही है, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? तो मिश्रानी ने क्या किया? उनका दोष ही क्या है? मिश्रानी तो इस घर परिवार में 10 साल से काम कर रही है। जो भी कोई भी इस घर परिवार के सदस्य कुछ भी कहे, वो मुंह चुप करके पूरा काम करती है, ना ही कुछ बोलती है ना ही कुछ कहती है, ना ये मुझसे नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा एक नौकरानी को काम से क्यों हटा दिया? ऐसा क्या, ऐसा दोष है उनका? इंदु दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। 10 साल से मिश्रानी काम कर रही है, लेकिन अभी बेला बता रही है उसे काम करना नहीं आता। एक कैसी बात है, 10 साल से पूरा घर परिवार के हर काम को करने वाली एक मिश्रानी, एक नौकरानी, एक नई आई हुई छोटी बहू की काम नहीं कर सकती क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बड़ी बहू काम करना नहीं आता, उसे काम करना नहीं आता। इंदु उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 5 दिन में सब कुछ सिखाऊंगी। तो इंदु बड़ी बहू को बता रही है, मिश्रानी ने बेला से याचना की, क्षमा पूछी और बता रही थी, यानी बड़ी बहू को यह बता रही है कि छोटी बहू बेला ने अगर काम से मिश्रानी को हटाने जा रही है, निकालते जा रही है, तो बेला के सामने गिड़गिड़ाते हुए मिश्रानी यहाँ भी कहा गया था कि मैं जो भी आपका काम हो 10-5 में सीख दूंगी और सीख कर यह सब कर दूंगी। भला क्या दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी ना मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया, कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? तो अब तुमने कहा मिश्रानी 10 साल से काम कर रही हो, 10 साल से जो काम नहीं सीखे हो तो 5-10 दिन में कैसे सीखोगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम, मेरा जो भी काम है मैं स्वयं खुद कर लूंगी, अब तुम काम से हटो। तो इस तरह बेला ने यानी निकृष्ट से ऐसा नौकरानी से व्यवहार किया, ऐसा बर्ताव किया, वो घर परिवार वाले सहन नहीं किए। तो बेला के ऊपर सब घर परिवार वाले क्रोधित हो गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बड़ी बहू सलीका नहीं, सलीका का मतलब है तरीका।
काम करने का एक रीति भी होती है, नीति भी होती है। जिस काम को करवाने के लिए हमें पहले उसे ऐसे सूक्ष्म भाव से कहना चाहिए जो उसे समझ सके, लेकिन आप लोग ऐसा उसे धन देने के वास्ते ऐसा कठोर शब्दों से अगर कहेंगे तो कोई भी नौकरानी उस काम को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए काम कराने के लिए एक सलीका यानी एक तरीका होना ज़रूरी होती है। हिंदू, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। तो हिंदू ने यह बता रही है बड़ी बहू को, बड़ी बहू जी, मैंने बेला को यह भी समझाया छोटी बहू को कि ये मिश्रानी जो है 10 साल से हमारे घर में काम कर रही है। अगर कोई काम सफाई करने का हो, धोने का हो, या कुछ भी बर्तन मलने का हो, कपड़े धोने का हो, कोई भी काम हो, उससे अगर ठीक से नहीं करने के लिए नहीं होता तो सिखा देंगे। तो उसके लिए एक अवकाश भी देना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करने के बिना उसे काम से हटाना ठीक बात नहीं है। अगर काम लेना है तो तमीज़ भी होना चाहिए। तो काम केवल कहने से नहीं होता, करवाने के लिए हमारे जीवन में यानी हमारे बातों में एक ऐसी भाव होना चाहिए, ऐसा एक बर्ताव होना चाहिए, ऐसा एक व्यवहार होना चाहिए जिससे कोई भी नौकर उसे न कहकर, मना ना करके उसे पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा तमीज़ बेला में कमी होने के कारण नौकरानी मिश्रा ने उस काम को ना किया हो। तो इसलिए मैंने बेला को यह समझाया कि काम करने का तमीज़ भी होती है, उसे आपको सीखना ज़रूरी है। तो इसी आधार पर हम लोग आज के सूखी ढाली एकांकी में जो रंगमंच में दो व्यक्तियों के बीच यानी हिंदू और बड़ी बहू के बीच जो संवाद हो रहा है, वो संवाद का यानी अध्ययन का विषय है मिश्रानी को घर से हटाने का कारण। तो मिश्रानी को घर से हटाने का कारण बेला यह देती है कि उन काम करना नहीं जानती। तो काम क्यों नहीं करना चाहिए नहीं जानती, इसके लिए हिंदू ने प्रत्युत्तर में उत्तर देती है कि 10 साल से यह नौकरानी मिश्रानी घर में काम कर रही है। जो नौकरानी 10 साल से काम किए हैं तो 5-10 दिनों में जो भी काम हो वो सीख लेगी, लेकिन काम लेने के लिए एक मालिक को तमीज़ होना भी ज़रूरी होते हैं। तो इसी आधार पर आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। इसके आधार पर प्रश्नोत्तर पर देखेंगे तो पहला प्रश्न आपको एक वाक्य या एक वाक्यांश में उत्तर लिखने के लिए मिलते हैं। पहला प्रश्न है, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? तो मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? छोटी बहू बेला। उत्तर है छोटी बहू बेला। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? मिश्रानी 10 साल से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। उत्तर है 10 साल से। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? उत्तर है तमीज़। नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग 3-4 वाक्यों में पहला प्रश्न देखेंगे। तो इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? तो इसका उत्तर है मिश्रानी को घर से हटाने का कारण और मिश्रानी यानी नौकरानी से काम लेने के लिए तमीज़ नहीं होने के कारण, और तीसरी बात मायके के बारे में हमेशा तारीफ करने का कारण इंदु का गुस्सा बेला पर ज़्यादा हो चुका है। इसी आधार पर आपको 3-4 वाक्यों के लिए उत्तर बनाना होगा। तो इसी विषय के अंतर्गत सूखी ढाली पहला भाग समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।